हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एकदम मस्त, बेहतर, शानदार, जबरदस्त और स्वस्थ आप लोग जानते हैं। और आज चैत मास की पूर्णिमा है। हमारे पूरे भारत देश ने ही नहीं, विश्व में जहां जहां भारतीय निवास करते हैं, आज हमारे पवन पुत्र श्री श्री यानी कि देवों के देव हनुमान जी का आज जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। और मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को जो है, हमारे जो उत्तर प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक के पद पर जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं, उसमें आपका अंतिम चयन सूची में नाम हो। तो हे हनुमान जी, हमारे सभी लोगों पर जो है दया दृष्टि बनाए रखें, उन पर कृपा भाव बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे साथियों। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कमिटमेंट किया था कि हम लोग पढ़ रहे हैं न्यायिक निर्णय। आज जजमेंट है हमारे आदरणीय इंदिरा जी वर्सेस आदरणीय राजनारायण जी। कद्दावर नेता हैं दोनों, अपने समय की राजनीति के शिखर हैं ये लोग। और दूसरा एक जजमेंट माननीय उच्चतम न्यायालय का मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। 42वां संविधान संशोधन है, उसके बारे में भी समझेंगे थोड़ा सा। तो एक प्यारा सा स्लोगन कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। और मानव की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो जब धाराएं, जब दुनिया हमारे अपोजिट है, जब विश्व हमारे विपरीत है, और तब हम खड़े हैं अडिग, निर्भय, निडर। ऐसा दिल, ऐसा कलेजा, ऐसा अपने आप में आत्मसम्मान, स्वाभिमान विकसित करना है साथियों। यही हमारा लक्ष्य है कि जीने को तो कितने लोग जीते हैं, लेकिन जीने के लिए एक दिन ही काफी है जो जज्बातों से जीते हैं। जब जज्बातों से एक दिन भी अगर जी लेंगे तो वही जीना हमारा सार्थक है। वो 70 साल की जिंदगी निरर्थक है, बेकार है। तो साथियों, आज जो है बड़ी प्यारी सी क्लास है। फैक्ट बेस्ड कुछ चीजें लेकर के चलेंगे, कहानी को स्टोरी टाइम में समझने का प्रयास करेंगे। जब हम चीजों को समझ लेंगे तो दुनिया की कोई भी किताब के पन्ने आपके सामने खोल दिए जाएंगे, तो आप कहोगे कि नहीं, ये हमारा देश विद्वानों का देश रहा है। 24 घंटे में एक एक किताब को हमारे परम पूज्य आदरणीय विवेकानंद जी ने संपूर्ण अध्ययन करके साइड में उसको रख दिया। बोले जस्ट ओनली 24 आवर में। ऐसे ऐसे विद्वान हमारे देश के अंदर रहे हैं जिनकी अपनी क्षमताओं का अद्भुत संयोजन उनके अंदर आत्मसात रहा है, जिन्होंने इस दुनिया को अपने ज्ञान से प्रभावित किया, जिन्होंने अपने नाम का, अपनी बुद्धि का, अपने शौर्य का, अपने विश्वास का डंका हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में बजा दिया। और हम चाहते हैं दोस्तों कि आप जैसे लोग इसमें सिलेक्शन ही नहीं, देश में वो ऊंचाइयां छुए। जब आप लोग देश में उन ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे तो जितना कद आपका ऊंचा होगा, आपके परिवार का स्वतः ऊंचा हो जाएगा। आपके जिले का, आपके प्रदेश का और आपके देश का नाम विश्व पटल पर होगा। जैसा कि हमारे देश में वर्तमान प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, और हम सब मिलकर के पूरा करेंगे साथियों। हम भी इसीलिए आप लोगों के लिए आते हैं, मेहनत करते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, पीपीटी तैयार करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा काम है उसको भी अंजाम देते हैं।
तो साथियों, हमारे आने का मतलब है आपके अंदर जोश जगाना, जज्बा जगाना, जज्बात पैदा करना कि अगर आज मैं क्लास ले रहा हूं 11 बजे खड़े होकर के, तो आपको नींद कैसे आ रही है? विद्यार्थी को 12 बजे तक, 1 बजे तक, क्या 2 बजे, क्या रात के 3 बजे सोना ही नहीं है। कुछ घंटे नींद आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो कर्तव्य पथ पर अडिग रहना है। आप युवा हैं, हमारा देश युवाओं का देश है। यहां की 70% आबादी यूथ है, जिसकी नस में ब्लड जो है ना, वो हमारे पूर्वजों का, हमारे महापुरुषों का, जिन्होंने उन यातनाओं में, उन भयंकर कष्टों में भी अडिग रहे, झुके नहीं साथियों। सीधा चलते हैं बेटा, समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाइयों कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। इस पीपीटी के माध्यम से एक एनालिसिस करेंगे, एक विश्लेषण करेंगे, समझने का बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों की माइंड में चीजें सेट हो जाएं। उसके बाद में जब दुनिया की कोई भी किताब आप पढ़ें तो आपको लगे कि नहीं नहीं नहीं, अब हम उस आईक्यू लेवल पे हैं जब हम किताबें लिखने की क्षमता रखते हैं। प्यारा सा आज का जो टॉपिक है, वो विषय यही है कि कैसे कैसे देखिएगा कि एक राजनीतिक परिदृश्य में एक आयरन लेडी किस तरीके से एक सामान्य सी महिला एक आयरन लेडी का रोल प्ले करती है। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी कहते हैं कि दुर्गा का रूप है। कैसे कैसे चीजें को परिवर्तित करके रख दिया, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करा दिया, बहुत सारे ऐसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, प्रीवी पर्स जैसी चीजों को खत्म कर दिया। राष्ट्रीयता की पराकाष्ठा, आज जो चीजें डिक्टेटरशिप में चाइना दिखा रहा है, वही चीज कभी प्रजातंत्र में आदरणीय इंदिरा जी की रही है। जो पोजीशन आज, जो स्थिति आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की है, वो जज्बा है, बिना थके, बिना रुके, लगातार देश के लिए किए ही जा रहे हैं। देश के लिए राष्ट्रीयता की पराकाष्ठा देखनी हो तो आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी होंगे। उन पर बहुत सारी चीजें अनर्गल बोलने वाले लोग, लेकिन जिनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, जो सामने दिख रहा है, हम ऐसे उनमें से नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं साथियों आप सभी लोगों से कि आप भी जुड़िएगा, मन से, दिल से, तन से, धन से। सबसे पहले आप अपने आप को स्टेबल करिएगा, और स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करिएगा। ज्ञान, तार्किक क्षमता आपके अंदर आएगी, ज्ञान आएगा, सिलेक्शन होगा। जब आप चयन होकर के आएंगे, नौकरी कमिटमेंट और परमानेंट किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप परिदृश्य को देखेंगे या करके, उस माहौल से जब आएंगे निकल करके, इस परिदृश्य को देखेंगे या करके, और इस परिदृश्य के बाद में जब आपको दुनिया बहुत विस्तृत समझ में आएगी। जब मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। साथियों, फिर मैं उड़ी, तभी समझ में मेरे आया, जब उस पक्षी ने अपने पंखों को फैलाया और जब विस्तृत ब्रह्मांड में उड़ा, आकाश में उड़ा, तब उसकी समझ में आया। तो सीधा साथियों अब चलते हैं हमारे बोर्ड पे, अनावश्यक वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे साथियों कि आज की कहानी हमारी है क्या।
देखिए, 42वें संविधान संशोधन तक पहला जो कार्यकाल इंदिरा जी का है, आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी का 1966 से लेकर के 1976 तक, उसमें लगभग 25 संशोधन है, संविधान संशोधन है। एक संघर्षों की श्रृंखला है, एक युद्ध है मूल अधिकारों, मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक तथ्यों में। पिछले कई सारे वीडियो में मैंने बहुत क्लियर किया है, स्पष्ट किया है कि राज्य अगर समाजवाद यानी कि सोशलिज्म की बात करेगा, इक्वलिटी की बात करेगा, वित्तीय समानता की बात करेगा, जेंडर इक्वलिटी की बात करेगा, तो मौलिक अधिकार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन दोनों में मैंने कहा था बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो आज इन्हीं दोनों के बैलेंस पर टिका हुआ है हमारा कुछ मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का निर्णय, कि किस तरीके से हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने संसद की शक्ति को भी बैलेंस्ड करने का प्रयास किया है और संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास किया है। एक रोचक कहानी है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, और ये 1975 का एक जजमेंट है। आप लोगों को इसकी कहानी सुनाएंगे स्टोरी के रूप में। और मिनर्वा मिल्स, बनाम भारतीय संघ, यह 1980 का एक जजमेंट है माननीय उच्चतम न्यायालय का। इसके बारे में आपको बताएंगे। ये आप लोग सब समझ गए होंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। पीपीटी को एक बार ब्रीफ कर देते हैं आप लोगों के लिए। कब से कब तक का कार्यकाल है तो साथियों, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक का कार्यकाल है। इसके बाद में बीच में मुरारजी देसाई, आपको आदरणीय मुरारजी देसाई दिख रहे हैं, और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी दिख रहे हैं। पॉलिटिक्स, राजनीति में क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, यह एक अलग विषय है, रोचक विषय है, समझने की विषय है, और समझने का साथियों हम प्रयास करेंगे। आदरणीय राजनारायण जी, इनका नाम लोक बंधु है, ज्वाइंट, ऐसे शब्द ठीक है, लेकिन हमको अपना पार्ट प्ले करना है। बहुत सारी चीजें हैं, शिक्षा क्या, आपातकाल की बात कर लेंगे थोड़ी सी, इसमें अनुच्छेद 352 की। इसके बाद में आपातकाल में कौन कौन राष्ट्रपति थे जिस समय इंदिरा जी ने आपातकाल डिक्लेयर किया, क्या परिस्थितियां रही, और यही जजमेंट जो है वो आपातकाल का जनक है। हालांकि बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस जजमेंट को, इस निर्णय को पलट दिया जो कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद का है। लेकिन उस समय भारत की राजनीति में एक भूचाल मचाने वाला, कहा जाता है कि इलाहाबाद की सड़कों पर भी लोग खड़े थे कि जिस समय यह जजमेंट सुनाया जा रहा था। स्वयं इंदिरा जी ने कोर्ट में खड़े होकर के, कोर्ट में प्रोवाइड कराई गई थी चेयर, आराम से बैठ करके इन्होंने जिरह क्रॉस चीफ जो एक प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया, ऐसा पहली बार भी हुआ था कि कोई देश का प्रधानमंत्री और माननीय न्यायालय में आकर के स्वयं। साथियों, ये बड़ी बात है, कितना सम्मान रहा होगा सोचिएगा उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में कि देश का प्रधानमंत्री, आप लोग सब जानते।
आपातकाल की पटकथा बेसिक बात कर लेंगे। सचिवालय के अंदर इंदिरा जी ने जब सेंट्रलाइज कर दिया सिस्टम को कि उनके ही, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और किश्ती हमारी वहीं डूबी जहां। ठीक है, अपने ही जब अपने ही गिराते हैं तो सब कुछ जानते तो अपने ही है। जब वो सेपरेट हो गए, नहीं तो विपक्ष नहीं था। 1971 72 तक इंदिरा इज इंदिरा। कहा जाता है कि सारे राज्यों में उनके अपने मुख्यमंत्री थे। और जिस तरीके से आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री के चेहरे पर लोकसभा में उनके कैंडिडेट्स का कोई चेहरा नहीं देखता है, उसी तरीके से इंदिरा जी के समय में भी लोकल के कैंडिडेट का कोई चेहरा नहीं देखता था। साथी, कुछ पीएन हक्सर एक चर्चित व्यक्ति हैं। इनका पूरा नाम परमेश्वर नारायण हक्सर है और ये प्रधान सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी इंदिरा जी के व्यक्तिगत भी। एक व्यवस्था चलाई उन्होंने कि जो नौकरशाही प्रतिबद्ध है, जो हमारे सिविल सर्वेंट डेडिकेटेड है, समर्पित है सरकार के प्रति नहीं, व्यक्तिगत स्वयं के प्रति, इस तरीके की एक व्यवस्था भी की गई। ऐसा कहा जाता है भारत के राजनीतिक परिदृश्य में कि इंदिरा जी ने प्रतिबद्ध नौकरशाही की स्थापना करने का प्रयास किया। 1969 में कांग्रेस दो पार्टों में डिवाइड हो गई। यह बात पिछले वीडियो में मैंने बताई थी और कभी मुझे समय मिलेगा तो विस्तृत चर्चा करेंगे इस पॉइंट पे साथियों, कि क्या कारण रहे कि अपने ही अपने गैर हो गए और आज हमारे ही अपने जो है गैर हो गए और आज हमारे ही विरुद्ध साजिशें कर रहे हैं। बात करेंगे इस पे। उनतालीसवें संविधान संशोधन का थोड़ा सा फोकस करेंगे। मिनर्वा मिल्स की बात कर लेंगे बेटा। मिनर्वा मिल्स आप लोग देख रहे हो, एक टेक्सटाइल कंपनी है, रेशम का, कॉटन का, कर्नाटका में बेंगलुरु के पास में ये। और इसकी एक कहानी है। इसमें 5 जजों की एक बेंच है, जो न्यायमूर्ति है वो 5 लोग हैं इसमें। बाद में हमारे चीफ जस्टिस रहे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, आप इनकी पिक देख रहे होंगे, आदरणीय वाई चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति हमारे वाई चंद्रचूड़ जी की एक मैंने पिक लगाई है। बाद बाकी इसमें न्यायमूर्ति एसी गुप्ता जी, न्यायमूर्ति एन एल उटवालिया जी, पीएन भगवती जी। पीएन भगवती जी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे जब जनहित की बात करेंगे और जनहित याचिका की बात करेंगे। और पीएस कैलासम, देखो बेटा, अगला जो मैंने लिखा है 42वां संविधान संशोधन है कि यह क्यों लाया गया था। आपातकाल लगा, 42वां संविधान संशोधन हुआ। आपातकाल में ही 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसको मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। 1976 में केंद्र में आपातकाल की व्यवस्था 352 में है और राज्यों में आपातकाल की व्यवस्था अनुच्छेद 356 में है। तो केंद्र में 352 में है और राज्यों में आपातकाल 356।
इसमें भी संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन में। एक एक पॉइंट विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या क्या किया गया 42वें संविधान संशोधन में। कौन कौन से 9 अनुच्छेद ऐड किए गए, 2 अध्याय जोड़े गए, कुछ अनुच्छेदों में चेंज किया गया। एक अनुच्छेद 368 है, उसमें 2 क्लोज 2 खंड एक्स्ट्रा जोड़े गए। बात क्लियर हो गई। ये इतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन केवल एक पॉइंट पे किया गया कि संसद की शक्ति को बढ़ाया गया। द पावर ऑफ पार्लियामेंट इंक्रीजेज अनलिमिटेड। लेकिन जैसे ही मिनर्वा मिल्स का जो जजमेंट आया, उसमें फिर 1973 के केशवानंद भारती जी का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई कि साहब ये जो हमारा मूल ढांचा है, उसमें साहब ये भी चीज आती है। और उन्होंने कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जस्टिस रिव्यू, ये डॉक्ट्राइन है, ये भी आधारभूत ढांचा है। संसद की शक्ति को सीमित रखना, यह भी उस आधारभूत ढांचे का पार्ट है। मौलिक अधिकारों में आप चेंजिंग कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार विधि सम्मत परिवर्तन हुआ है, संविधान में संशोधन हुआ है। अगर मौलिक अधिकारों में कोई आपने इफ एंड बट किया है तो क्या वो विधि सम्मत है? इसका जुडिशियल रिव्यू के लिए आप नहीं रोक सकते, यानी कि संसद नहीं रोक सकती। जुडिशियल रिव्यू आधारभूत ढांचा है और आप मना नहीं कर सकते। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे अभी वक्फ का जो एक्ट आया वो उच्चतम न्यायालय जा रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कुछ इसमें आर्टिकल्स जोड़े गए डीबीएसपी में, यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन से जोड़ेगा मैं आपको समझाऊंगा। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिज्म की, सेकुलरिज्म की और अखंडता, इंटीग्रिटी की बात करेंगे। बात क्लियर हो रही है साथियों? मौलिक अधिकारों पर थोड़ा सा एक तरीके से प्रतिबंधित या निर्बंधन किया गया, थोड़ा सा उनको डाउन किया गया, और डीपीएसपी को जो है थोड़ा सा अपलिफ्ट किया गया, उठाया गया। लिखा है अनुच्छेद 31 गा में, पढ़ेंगे अभी इस चीज को भी, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझेंगे। देखिएगा, पूरा 42वां संविधान संशोधन में लिखा है, अनुच्छेद 368 में हमने बताया था 2 खंड। इसको विस्तृत अभी एक एक पॉइंट पर व्याख्या करेंगे, समझेंगे। देखो पहले क्या था, पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन है। देखो, केंद्र को यह अधिकार है, 14 का जोड़ा गया। यानी कि 42वां संविधान संशोधन के पॉइंट टू पॉइंट पूरा का पूरा अभी डिस्कशन करेंगे। ये देखिएगा क्या हुआ, इसमें देखिएगा एक बहुत महत्वपूर्ण साहवानो मामला आ गया। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो साहवानो जब केस आया तो उसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिला जो कोर्ट गई, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारा सिस्टम तो शरीयत का पार्ट है, लेकिन इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं नहीं, भरण पोषण, दंड प्रक्रिया संहिता उस समय चलती थी 125 में था, भरण पोषण 125 में था। तो उस समय राजीव गांधी जी मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पास करना पड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह हमारा वही पार्ट है। अभी इस पर भी चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा। चलिए,
आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये राजनारायण जी हैं, इंदिरा जी हैं, ये हमारे जस्टिस हैं इलाहाबाद के, इनके द्वारा केस सुना गया। आगे की पीपीटी में पूरी एक एक लाइन की बातें हैं, सब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, आदरणीय इंदिरा जी जो है ना, 24 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1977 तक, ये कार्यकाल थोड़े से आप अपने माइंड में रखेंगे। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक यह कार्यकाल है। मैं कह सकता हूं लगभग 10 साल का बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा। और दूसरा कार्यकाल इनका 1980 से लेकर के 84 तक है। अब देखिएगा, मुरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक, यानी कि 77 से एक 78 हो गया और 78 से एक 79 हो गया, लगभग 2 वर्ष और अप्रैल मई जून जुलाई लगभग 4 महीने, यानी कि 2 वर्ष 4 महीने का लगभग कार्यकाल। बात क्लियर हो गई साथियों। अब चौधरी चरण सिंह जी का जो कार्यकाल है वो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। तो मैं ये मान सकता हूं कि जुलाई जनवरी का मतलब ये होगा कि फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। बात क्लियर हो गई, यानी कि 6 महीने साहब एक साल में कम कर दो, 6-7 महीने का कार्यकाल है इनका। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी। ये आपस में मतभेद है, जनता दल की एक अपनी कहानी है कि साहब उस समय इन पे मतभेद क्यों हुआ और कैसी स्थितियां रही और किस तरीके से ये 1980 के जो इलेक्शंस हुए उसके बाद में इंदिरा जी पुनः सत्ता में आई। कभी इस पे विस्तृत चर्चा कर लेंगे। देखो बेटा, राजनारायण के बारे में, जन्म इनका वाराणसी जिले में है, मोतीकोट गंगापुर गांव, मोतीकोट गंगापुर गांव, मोतीकोट, मोतीकोट गंगापुर। कोई ज्यादा नीड नहीं है, एजुकेशन MA LLB है इनकी। और महत्वपूर्ण बात है आपातकाल अनुच्छेद 352, मैंने अभी बताया था, जब संविधान चलाएंगे तो विस्तृत चर्चाएं करेंगे। 25 जून 1975 से और 21 मार्च 1977 तक, 25 जून 1975 से साथियों और 21 मार्च 1977 तक। ये 25 जून जो है, ये अभी पीछे जो है बड़ा चर्चा का विषय रहा कि इस दिवस को इस रूप में मनाया जाए। बात समझ रहे हो ना कि 25 जून को किस रूप में मनाया जाए, इस रूप में बनाया जाए, एक अलग विषय है, कभी फिर चर्चा कर लेंगे। तो 25 जून को जो है हमारा तीसरा आपातकाल लगा था हमारे देश के अंदर। और कब तक चला? ये 1977 तक चला है। और आपातकाल में जितने भी विपक्षी लीडर होते हैं, आप जानते हो कहां सब के सब जो है कहां पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें चलती हैं। इसे थोड़ा सा ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी से एक तरीके से डिक्टेटरशिप आ जाती है उस समय। आदरणीय फखरुद्दीन अली अहमद उस समय प्रेसिडेंट है, इनके द्वारा यह आपातकाल जो डिक्लेयर किया गया। फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ये एक स्टोरी टाइम में है, कभी मैं उसको अलग तरीके से जब पॉलिटी का पार्ट बनाएंगे तो कराएंगे। मौलिक अधिकार स्थगित हो गए। एक जयप्रकाश नारायण हैं उस समय, लोहिया जी हैं, जेपी आंदोलन, तो जेपी इज द जेपी, जेपी जो है। और जेपी के बारे में क्या कहा जाता है कि जेपी की रैलियों में जो भीड़ देखने को मिलती थी, जो इंदिरा जी को कहते नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल डाउन कर दिया था जेपी ने। यह है जेपी की ताकत, समाजवाद का प्रबल समर्थक व्यक्ति। जयप्रकाश नारायण के बारे में, भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि। जेपी के बारे में, लोहिया जी के बारे में
और भी कद्दावर कुछ नेता हैं, इनके बारे में विस्तृत वर्णन हम लोग करेंगे जब थोड़ा सा राजनीतिक परिदृश्यों को करेंगे। सचिवालय के अंदर ही केंद्र सरकार की समझ शक्ति को केंद्रित किया गया। पीएन हक्सर, परमेश्वर नारायण हक्सर, ये प्रधान सचिव, पर इन पे बहुत अधिक भरोसा किया गया। अंदरूनी कलह के कारण कांग्रेस दो पार्टों में अलग हो गई और 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का इंदिरा जी ने नारा दिया। मैं कह रहा था आपके 1972 और 71 और 72 में इंदिरा जी बहुत मजबूत थी। 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 26वां, 27वां, 29वां संविधान संशोधन, ये 3-4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लगातार किए गए, शानदार तरीके से किए गए। क्यों? क्योंकि आप जानते हो आधे से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार है, अपने उनके मुख्यमंत्री है, लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत है, लेकिन एक निर्णय 518 में से, उस समय तत्कालीन 518 में से 352 सीटों पर विजय है। 518 में से 352 सीटें, 518 में से 352 सीटें, यानी कि 70%, 70% लगभग। उन्नीस सौ इकहत्तर के लोकसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी राजनारायण जी को हराया, लेकिन राजनारायण जी ने कहा कि भाई, इलाहाबाद गए उच्च न्यायालय में कि इंदिरा जी ने जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, सरकारी गाड़ियां प्रयोग की, सरकारी ऑफिसर्स जो गवर्नमेंटेड ऑफिसर्स है उनकी हेल्प ली। उक्त याचिका की सुनवाई जगमोहन लाल सिन्हा, जगमोहन लाल सिन्हा जी ये आदरणीय न्यायमूर्ति हैं, इनके द्वारा की गई, जिन्होंने 12 जून 1975 को आदरणीय इंदिरा जी को लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(7) के तहत चुनावी कदाचार यानी कि भ्रष्टाचार का आरोपी बनाया। साथियों, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट यानी कि लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, इसकी धारा जो है बेटा 123(7), ये कदाचार बताती है। बोले अगर आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, या जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आदर्श आचार संहिता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका अगर आपने वॉयलेशन किया है। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, इस संविधान में किसी बात के होते हुए आर्टिकल मैं बताऊंगा अनुच्छेद 329 का क्या कहानी है। देखो बेटा, जब ये दोषी पाया तो उस समय वेकेशन का समय था, तो एक सिंगल जज ने जो है अपील पर सुनवाई की माननीय उच्चतम न्यायालय में। जब इंदिरा जी गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब परमानेंट बेंच आएगी तो ठीक है, लेकिन तब तक आप जो है पद पर बनी रहेंगी, यानी कि आप प्रधानमंत्री बनी रहेंगी, लेकिन अगर पार्लियामेंट में वोटिंग होगी तो आप वहां पर जो है मत नहीं दे सकती। इंदिरा जी के लिए यह आदेश हुआ। बात आप लोगों के समझ में आई कि क्या हिम्मत रही होगी जगमोहन लाल सिन्हा जी पर भी, जो तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट जजमेंट दिया। क्या लगता है आपको? सोचने का और समझने का विषय है ये कि सिंगल एक जज जुडिशरी देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दे रहा है और दोषी भी ठहरा दे रहा है। ऐसे भी देश के जब आदरणीय इंदिरा जी को दोषी ठहरा दिया गया पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत, तो 329(a) का 4th पार्ट खंड 4 39वां संविधान संशोधन, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध। बात क्लियर हो गई? बोले साहब प्रधानमंत्री है
और अध्यक्ष यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, इनके मामले में साहब स्पेशल प्रोविजन है, कोई कोर्ट में कहीं कुछ नहीं, नथिंग। उच्चतम न्यायालय में विधि के शासन के उल्लंघन माना और विधि का शासन व स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव को भी संविधान की मूल संरचना कहा। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है साथियों? ये 329 ए को भी विधि का शासन, अगर रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शंस, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात की, बोले ये भी दोनों पार्ट क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है साहब। आप बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? निर्णय में श्रीमती इंदिरा जी को उनके प्रधानमंत्री पद से हटाने को कहा एवं अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। यह जजमेंट है हाई कोर्ट का। इंदिरा जी ने जब उच्चतम न्यायालय में गई तो मैंने आपको यह बात बता दी कि इस फैसले के विरुद्ध अपील की, तो उच्चतम न्यायालय में क्या किया कि प्रधानमंत्री पद पर तो बनी रहेंगी लेकिन वोटिंग नहीं करेगी। जो 329 ए अनुच्छेद था ना बेटा, डी पार्ट, ये 44वां संविधान संशोधन हुआ और इसको तब हटाया गया। तो 44वां संविधान संशोधन आप लोग समझ रहे हैं ना, 44वां संविधान संशोधन उस समय हुआ जिस समय आदरणीय मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। आशा करता हूं कि राजनारायण वर्सेस इंदिरा वाले मैटर को आप लोग समझे होंगे कि क्या कहानी रही है। कि एक, हालांकि बाद में जो है 1977 के जो मिड टर्म इलेक्शंस है उसमें जो है राजनारायण जी ने इंदिरा जी को हराया रायबरेली से, और उनके हार के सारे रीजन्स केवल यही रहे कि आपातकाल में जो चीजें हुई हमारे देश के अंदर, जनता पूर्ण रूप से नाराज हुई और स्थितियां इंदिरा जी के हाथ से बाहर निकल गईं और उनको हार का सामना देखना पड़ा। स्वयं इलेक्शन हार गई, उनके लगभग सारे कैंडिडेट इलेक्शन हार गए। जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई और आदरणीय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। अलग कहानी है थोड़ी सी। मिनर्वा मिल्स की बात कर लेते हैं। हमने अभी बताया कर्नाटक राज्य है, एक बंगलौर की एक जगह है, टेक्सटाइल कंपनी है ये। एक्चुअली हुआ क्या, जिस समय आपातकाल हुआ लगा उस समय इंदिरा जी ने एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया उससे पहले, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके पॉइंट वाइज एक एक चीज पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं बेटा। देखो, जीवित रहने के लिए संविधान का विकास होना आवश्यक है, टैगलाइन है। जीवित रहने के लिए संविधान का सब विकास होना आवश्यक है, ये तो टैगलाइन है। ठीक है साहब, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। 42वें संविधान संशोधन के फैक्ट देख लेते हैं बारी बारी से। तीसरा आपातकाल है बेटा, प्रस्तावना में परिवर्तन है। 4 का और 14 का 2 नए अध्याय जोड़े गए। 909 यानी कि 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 52वें अनुच्छेद में संशोधन किया गया। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए। 31 में संशोधन कर सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। जो आर्टिकल 31 है ये सारे के सारे प्रॉपर्टी के एक्वाइजेशन, अधिग्रहण से संबंधित ये अनुच्छेद है। तो एक पॉइंट आता है कि साहब कंपनसेशन और अमाउंट की बात करते हैं कि अगर आप किसी की भी प्रॉपर्टी लोगे तो साहब उसको कंपनसेशन दोगे, मतलब उचित मुआवजा।
अब आ गया उचित धनराशि। और धनराशि क्या होगी साहब? जो गवर्नमेंट निर्धारित करे, लेकिन कंपनसेशन तो लगभग उतनी ही कीमत का अमाउंट। अगर आपने किसी की 100 बीघा जमीन ली साहब, तो उसकी जमीन तत्कालीन सर्किल रेट से लेकर के और जो सर्किल रेट के अतिरिक्त जो रेट चल रहे हैं जनरल, उतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। और ये सरकार निर्धारित नहीं करेगी। अगर बंदा खुश नहीं है, नाखुश है साहब उस कंपनसेशन से, तो कोर्ट जाएगा। लेकिन इंदिरा जी ने 42वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों को थोड़ा सा डाउन किया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को थोड़ा सा लिफ्टिंग किया। नीति निर्देशक तत्वों को साहब क्या कर दिया? प्राथमिकता दे दी। कुछ 39 का में क्या है बेटा? ये जोड़ दिया गया, सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। बोले अगर कर्मकार का मतलब श्रमिक है, वो भी भाग लेगा। 43 का में लिखवा दिया ये बात। पर्यावरण की रक्षा 48 का में महत्वपूर्ण है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये भी दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। 39 का और 43 का, 39 का और 43 का पूरा 42वां संविधान संशोधन के एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो जनरल चीजें तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि साहब फ्री लीगल एडवाइस की अगर कहीं बात की गई है, ठीक है ना, तो निःशुल्क विधिक प्राधिकरण, इस समय एक अथॉरिटी आ गई है। अगर कोर्ट में आपके पास कोई नहीं है साथियों आपका केस लड़ने के लिए, तो जो न्यायालय है उसमें जो जज साहब हैं वो एमिकस क्यूरी नियुक्त करते हैं। ठीक है ना, एक एमिकस क्यूरी नियुक्त करते हैं, एक ऐसे वकील साहब जो कि जिनको जो है वो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी तरफ से केस लड़ेंगे, और उनको गवर्नमेंट क्या करेगी साहब? अमाउंट देगी। वो उनकी अपनी व्यवस्था है, लेकिन आपको ये व्यवस्था उपलब्ध होगी। बात समझ रहे मेरी बात को साथियों? इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कि जो भाग 4 का मैंने बात करी थी बेटा, तो वर्तमान में 11, पहले 10 थे, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की है। पुराना क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन अब जनरली नहीं पूछे जाते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार को इंट्रोड्यूस किया गया। अब 11 हो गए हैं वर्तमान में, ठीक है ना। बन जाता है क्वेश्चन, एक आध बन जाएगा तो कोई बात नहीं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। अनुच्छेद 74 की बात करते हैं बेटा। राष्ट्रपति महोदय जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, एवं इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति महोदय को क्या सलाह दी। इस बात का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आई बेटा? अनुच्छेद जो 74 में जो लिखवाया गया, वो क्या लिखवाया गया साहब लास्ट में? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। पहले विचार करेगा, अब विचार नहीं करेगा, बाध्य होगा। अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड, खंड 4 और खंड 5 बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखो क्या लिख रहा है कि अनुच्छेद जो 4 ये कह रहा है साहब 368 का, सॉरी अनुच्छेद 368 का क्लॉज 4 खंड 4 क्या कह रहा है कि अब साहब कोई चुनौती नहीं दी जाएगी। मतलब संसद द्वारा संविधान में किए गए संशोधन में कोई चुनौती नहीं दी जाएगी, और उसकी जो लेजिस्लेचर पावर है, संसद की जो पावर है, उसकी जो विधायिका की पावर है, पार्लियामेंट की जो पावर है, वो अनलिमिटेड है साहब, कोई परिसीमन नहीं। इंदिरा जी ने लिखवा दिया ये सब बातें। लोकसभा और विधानसभा का 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन आपकी नॉलेज में होना यह जरूरी है कि साहब 6 वर्ष का कार्यकाल कब किया गया साहब? 42वें संविधान संशोधन में किया गया। फिर कब 5 वर्ष हुआ? सब चीजें आगे आ जाएंगी, आप लोग समझ लेंगे धीरे धीरे करके। अनुच्छेद 352 देश के किसी भी भाग में राष्ट्रपति को आपात स्थिति में समाधान हो जाए तो आपातकाल लगा सकता है, अनुच्छेद 352 में। अब इन्होंने संशोधन क्या किया 352 में? 352 में इन्होंने कहा कि साहब अगर देश के पूरे देश में तो आप लगा ही सकते हो, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में भी अगर आपको यह पता है कि आपात स्थिति लगानी है तो आप लगा दीजिएगा। बात क्लियर हुई? अगर किसी राज्य में नीड है आपातकाल की तो आप लगा दीजिएगा। नीड का मतलब मान के लिए किसी को पूर्ण बहुमत नहीं है
तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लेकिन अगर कहीं इंटरनली आपस में युद्ध हो गया, कोई और बात हो गई, आपात स्थिति आ गई, गृह युद्ध हो गया, कुछ और स्थितियां बन गई, तो भाई राष्ट्रपति को पावर है, आप लगा दीजिए। लेकिन पहले क्या था, 6 महीने तक था अधिकतम, बाद में कितना कर दिया गया, 1 साल कर दिया गया। कितना कर दिया जाएगा, 1 साल कर दिया गया। साहब ये चेंजिंग आ गई। सामान्य पहले 6 महीने का था, अब पार्लियामेंट से अनुमोदन करा लीजिएगा और 1 साल तक हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। यहीं से साहब ट्रिब्यूनल की बात कर दी गई, 14 का जोड़ा गया, इसमें 323 का और 323 खा भाग 14 जोड़ा गया, 14 का जोड़ा गया, और 323 ए और 323 बी, इसमें ट्रिब्यूनल्स की बात की गई, यानी कि जो सिविल सर्वेंट थे उनको भी ट्रिब्यूनल्स में लिया जा सकता है। तो ट्रिब्यूनल शब्द कहां से आ गया साहब, 1906, उससे पहले संविधान में नहीं था। 1976 का संविधान संशोधन हुआ और इस तरीके के न्याय अधिकरण, जैसे कंपनी एक्ट को सुन रहा हो, कंपनी एक्ट को सुनना हो, कंपनी से संबंधित समस्याएं, ट्रिब्यूनल बना लीजिएगा। उसमें सिविल सर्वेंट को भी रख दीजिएगा, जुडिशरी को भी रख दीजिएगा, और जो मुद्दा है, जो बेसिक मुद्दा है जिस पर मुझे सुनवाई करनी है, उसके स्पेशलिस्ट को भी बैठा दीजिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है। केवल जुडिशरी का विशेषज्ञ नहीं चाहिए, यानी कि जो सिविल नेचर के मैटर हैं वो ट्रिब्यूनल के माध्यम से सुने जाएंगे। उसमें एक पर्टिकुलर कोई मुद्दा जिस पर भी उसको नीड होगी, उसका भी विशेषज्ञ उसमें शामिल कर लिया जाएगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। अब यह बात महत्वपूर्ण है कि साहब पैरामिलिट्री फोर्सेस को अगर स्टेट में एप्लॉय करना हो, डिप्लॉय करना हो, नीड है, तो यह केंद्र सरकार को राइट दे दिया गया कि अगर आपको जरूरत है साहब, आप लगा लीजिएगा, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात क्लियर हो रही साथियों। कौन सा पद लाभ का है, कौन सा पद लाभ का है साहब, यह भी निर्धारित करेगा। कौन करेगा साहब, पार्लियामेंट निर्धारित करेगा। तो कितनी चीजें आ गई 42वें संविधान संशोधन में, आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि 368 में 2 आर्टिकल्स जोड़े गए और 3 शब्द जोड़े गए। बात क्लियर होगी। प्रस्तावना में कभी कभी पूछ दिया जाता है, अब तो थोड़ा सा पुराने टाइप का क्वेश्चन हो गया है, लेकिन अभी भी कई बार यह पूछा जा रहा है, तो लेकिन आपको समझ इस तरीके की बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे बेटा। ये जो संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं। अब जब मिनर्वा मिल्स की कहानी आ रही है, 42वां संविधान संशोधन हो गया, यह मिनर्वा मिल्स 1980 का है। अब मेरी बात को समझ रहे हैं ना, कि कुछ 42वें संविधान संशोधन को तो 44वां जब संविधान संशोधन आया तो मुरारजी देसाई ने कुछ चीजें तो वैसे ही खत्म कर दी 42वें संविधान संशोधन की। तो 44वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो सबसे पहले मिनर्वा मिल्स को खत्म कर देते हैं। इसमें जो 2 पॉइंट लिए गए, बोले साहब इसमें इसको चुनौती दी गई, बल्कि 42वें संविधान संशोधन के ही ज्यादातर पार्टों को चुनौती दी गई। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कि साहब ये खंड 5 जोड़े गए हैं, जो खंड 4 और खंड 5, इनको भी चुनौती दी गई। और मिल्स को जो है ना, आपने क्या किया, नेशनलाइज कर दिया, यानी कि राष्ट्रीयकरण कर लिया, यानी कि उसको क्या कर लिया साहब, एक तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। और आपने उसका मुआवजा, कंपनसेशन दिया नहीं, उतना नहीं दिया जितना कि उसका मालिक चाह रहा है। तो आप कह रहे हो कि आप प्रॉपर्टी का एक्वाइजेशन, अधिग्रहण इस तरीके से कैसे कर रहे हो। मेरी बात समझ गए। तो उसका जो ऑनर है, वो जो कोर्ट जा रहा है, वो यही कह रहा है साहब। तो जब कहा कि उसने कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, तो संसद ने कहा कि ये है ना हमारे पास, हमने ऑलरेडी जोड़ रखा है खंड 4 और खंड 5। मेरी इच्छा, मैंने जोड़ दिया ना 1976 में। अब तो आप चुनौती भी नहीं दे सकते, और मेरी जो शक्ति है वो अनलिमिटेड है, मैं कर सकती हूं ऐसा, मैं कर सकता हूं ऐसा, पार्लियामेंट को राइट हो गया। तो बोले पहले इन्हीं को चुनौती दे लो कि क्या जो आपने राइट अपने आप में ले लिए संविधान में संशोधन करके, क्या ये संशोधन विधि सम्मत है या नहीं है, क्या ये संशोधन विधि सम्मत है या नहीं है। तो हुआ क्या साहब, इन पॉइंटों पर जब चर्चा हुई तो
निर्णय क्या निकल के आया कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जो जुडिशियल रिव्यू है साहब, ये आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू तो साहब बेसिक स्ट्रक्चर है, और मूल अधिकारों का तो संशोधन किया जा सकता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बेसिक स्ट्रक्चर कब प्रभावी हुआ? 1973 को केशवानंद भारती वाले मैटर से। और राष्ट्रीयकरण को क्या किया गया साहब? वैलिड ठहराया गया। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यानी कि जुडिशियल रिव्यू तो अच्छी बात है, बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो चीजें आपने लिख दी, इनको फिनिश किया गया। 368 का फोर्थ और 368 का फिफ्थ, ये विधि सम्मत नहीं है साहब। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? कि हम जुडिशियल रिव्यू भी करेंगे, और आपकी जो शक्ति है ना वो लिमिटेड है, ये याद रखना पार्लियामेंट महोदय। आप ये बात याद रखना कि हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। अगर आपने जो भी रूल और लॉ जो है पार्लियामेंट में पास किया, वो विधि सम्मत है या नहीं, इसकी जांच तो मैं करूंगा। और अगर आप ये कह रहे हो कि आप सर्वशक्तिमान हैं, तो आप सर्वशक्तिमान नहीं हो। आपकी शक्ति की लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशन समय समय पर केवल दो शब्दों, बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, खतरनाक शब्द है, आज भी चलता है, आज भी चलता है उच्चतम न्यायालय में। इस पर जो है हम डिटरमाइन करते रहेंगे, जब हमारा दिल करेगा तब तब करते रहेंगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, और हरे नाथ सज्जन के पीरा। तो ये उच्चतम न्यायालय है, बोले जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं आता रहूंगा। मेरी बात को समझ गए होंगे साथियों आप लोग। चलिए, तो ये दोनों हमारे केस थे, यानी कि इंदिरा जी वर्सेस राजनारायण और मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ। तो नेशनलाइजेशन तो अच्छी बात है, कंपनसेशन की बात कर दी, और दो चीजें बहुत क्लियर कर दी उन्होंने कि साहब एक तो आप जो है ये नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू से नहीं रोक सकते, एक आपकी पावर बिल्कुल लिमिटेड है। बात क्लियर हो गई। एक शाहबानो केस है, महत्वपूर्ण केस है। ये इसलिए है कि जो वाईवी चंद्रचूड़ है, इन्हीं की कोर्ट में गया, तो तलाकशुदा मुस्लिम महिला भरण पोषण का मुआवजा देने का आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के 125 में, पहले 125 में, 25 सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है 125 में था। तो राजीव गांधी जी ने क्या किया साहब? मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। बात क्लियर होगी। यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम महिलाओं का अगर संरक्षण है तो उससे संबंधित शाहबानो मामला है, ठीक है ना, शाहबानो केस है। और शाहबानो केस में बिल्कुल उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट जजमेंट दिया कि मुस्लिम महिला भी तलाक के बाद में भरण पोषण की अधिकारी है। और किस अधिनियम के तहत है साहब? मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, तलाक पर मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। आशा करता हूं कि आप लोग इन बातों को बहुत समझे होंगे, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ महत्वपूर्ण और भी न्यायिक निर्णयों के साथ। आगे पढ़ेंगे। अगला निर्णय जो हमारा होगा, न्यायिक निर्णय हुसैन आरा खातून के बारे में मैं पढ़ूंगा, और जनहित याचिका के बारे में आप लोगों को पीएन भगवती से लेकर के और पीएन भगवती जी से लेकर के और कपिला हिंगोरानी, मुझे याद आ गया, इनकी एक अलग कहानी है, और इसको कहानी के टाइप से हम लोग चलाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि पीआईएल का इंट्रोडक्शन या इसका जो है इस दुनिया में न्याय की दुनिया में कब आगमन हुआ, पहली पीआईएल कौन सी थी,
और पीएन भगवती जी का क्या रोल है और किस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती है। और इसी में हुसैन आरा खातून का एक केस है महत्वपूर्ण, और भी 2-3 केस है, डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल है, तो इनको हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे साथियों। तो जय हिंद साथियों, कैसा लगा ये सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आपके सुझाव और सजेशंस आमंत्रित होंगे। तो जय हिंद साथियों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय हिंद।